हेलो एवरीवन। ये नीट 2021 के क्वेश्चंस है फिजिक्स के, जिसको हम लोग डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे करने वाले हैं वन बाय वन। जितने भी क्वेश्चंस है इसके सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में ये क्वेश्चंस डिवाइडेड हैं 1 to 35 इन सेक्शन फर्स्ट एंड फ्रॉम 36 to 50 which is divided into the section B. Okay, so let us start with the solutions of these questions. So the first question is that पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, a cup of coffee cools from 90 degrees Celsius to 80 degrees Celsius in t minutes. When the room temperature is 20 degrees Celsius, the time taken by a similar cup of coffee to cool from 80 degrees Celsius to 60 degrees Celsius at the room temperature same at 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे अगर, तो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है, तो हम लोगों को पता है और मैंने इसको क्लास में समझाया भी था कि इसका क्या होता है हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का। दिस इज क्वेश्चंस ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। गेटिंग इट? क्या होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग? रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू having some constant which is the K multiplication of average temperature minus surrounding temperature ठीक है, इसको एनालाइज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है हमें। तो रेट ऑफ कूलिंग, दिस इज द dt by t is equal to K which is equal to the average temperature. Look at over there, इसको केस फर्स्ट और केस सेकेंड में डिवाइड कर लो। ये है केस फर्स्ट, ठीक है, जहाँ 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसमें डाउन हो रहा है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 90 + 80 डिवाइड बाई 2 माइनस द सराउंडिंग टेम्परेचर विच इज द 20 डिग्री सेल्सियस। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लो, dt आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। सो वी कैन राइट दिस इज 90 - 80 डिवाइडेड बाई द t विच इज इक्वल टू k। दिस इज 170/2 minus 20. This is equal to 10. T is equal to K. This is 85 minus 20. This is 85 minus 20 which is equal to K into 65. Take that the equation number first, right? Come to the case second. Talking about the case second, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो इसमें, चेंज इन टेम्परेचर। इसका कितना आ जाएगा T2 - T1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 - 60 डिवाइडेड बाय T विच इज इक्वल टू K। दिस इज T1 + T2 दैट इज 80 + 60 डिवाइड बाय 2 माइनस T0 इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10t। दिस वुड बी द 20t is equal to K, and this is after simplifying this T0 is equal to the 20 degree Celsius. So ये आ जाएगा हमारे पास 70 - 20 which is equal to the 20. Put its name as a another t, से कैपिटल T नाम दे दो क्योंकि हमें यही t की वैल्यू स्मॉल t के टर्म में निकालनी है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रख दो, its name is t. This is divided by the t which is equal to K into 50. This is the equation number second. Now अब हम लोग क्या करेंगे, इसको k की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से k निकालो। दिस इम्प्लॉइज दैट द k इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10/65t। पुट इन सेकेंड, तो ये आ जाएगा 20 डिवाइड बाय द t which is equal to 10, k की वैल्यू 10, 65 into small t multiplication of 50, ये आ जाएगा हमारे पास 10 5 ये आ जाएगा हमारे पास 13. this 2 gets cancel and this will be equal to in the form of the t we will calculate it. This 2 also gets cancelled by the 5 and the t is equal to, इसे ऊपर कर लेना, ये आ जाएगा हमारे पास 13/5t। ये आ गया इसका टेम्परेचर का, सॉरी टाइम का रिलेशन। यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसका, 13/5 इज इन ऑप्शन
13 by yes, the option number first is a correct answer. Getting it? Now come to the second question. This is the question second. Polar molecules are the molecules acquired a dipole moment only in the presence of electric field due to displacement of the charges. Acquire the dipole moment when the magnetic field is absent, have the permanent electric dipole moment and having zero dipole moment. तो obviously the answer is this one. ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या रखा था, पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो नेचर में परमानेंट डाइपोल मौजूद होते हैं. जैसे एग्जांपल की बात करें अगर हम लोग, तो H2O मॉलिक्यूल्स, ये पानी के मॉलिक्यूल जो नेचर में ये परमानेंट या फिर नेचुरली मौजूद रहते हैं. और हमें पता है ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, 6 होते हैं. हाइड्रोजन का 1, इसके सेंटर ऑफ चार्ज प्लस का यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, और इसके सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ का दिस इज द प्लस, दिस इज मोर नेगेटिव, दिस इज लेस नेगेटिव, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. सो दिस इज द डाइपोल मोमेंट भी. तो ऑब्वियसली द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट वन. गेटिंग इट? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये मॉडर्न फिजिक्स के प्रॉब्लम है. अ न्यूक्लियस विद अ मास नंबर 240 breaks into two fragments, each of mass number 120 and binding energy per nucleus of unfragmented nuclei is 7.6 mega electron volt, while that of the fragments is 8.5 mega electrons volt. The total energy in the binding gain in energy in the binding energy in the process is given as. अब इसलिए हमें पता है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हम लोग लिख सकते हैं इसको. दिस इज इक्वल टू द गेन इन एनर्जी इज इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, गेटिंग इट? ये डेल्टा ई निकालो, ये इसका आंसर हो जाएगा. दे रखा है यहाँ पे हमारे पास. अगर पहले इसका एक डायग्राम बना ले इस तरीके से तो हमें इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे कैसे, तो देखो इसको. दिस इज रिटन इन सच अ वे, X240, यही ब्रेक करा ना, 240 जिसका मास नंबर है किस पे, तो इसको नाम दे दो Y. इसका भी मास नंबर 120 प्लस Z, इसका भी मास नंबर 120 प्लस जो हमारे पास एनर्जी रिलीज होगा वो. तो दिस एनर्जी वी नीड टू कैलकुलेट. गेटिंग इट? सो हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे. यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा E इज इक्वल टू 120 प्लस 120 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 8.5, दिस इज गिवन हियर 8.5 माइनस 240 plus 7.6. This is after solving it would become the 2040 minus 1824. सब्ट्रैक्ट कर लो इसको, कितना आ रहा है. सो डेल्टा E इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट इज द आंसर. कौन सा ऑप्शन है इसमें? यस, ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ करेक्ट वन. गेटिंग इट? Come to the next question. This is also the question of the modern physics. An electromagnetic wave of the wavelength lambda is incident on the photosensitive surface of the negligible work function. If m mass is photoelectron emitted from the surface has the de Broglie wavelength lambda d. Okay, देखो इसका जो होगा हमारे पास सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा. हम लोग पढ़ रखे इसको, इंसिडेंट ऑफ वी कैन राइट ओवर हियर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट photon must be equal to the kinetic energy of emitted electron as the work function is negligible दे रखा है of emitted electron. ठीक है, तो इसको लिख लो. इसको कितना आ जाएगा, एनर्जी ऑफ द फोटोन कितना लिखते हैं, h न्यू इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और इसको न्यू को क्या लिख सकते, h अपॉन लेमडा, तो c अपॉन लेमडा इज इक्वल टू, इसको मोमेंटम में कन्वर्ट कर लो इसको, तो ये आ जाएगा. अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे, m बाई m से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आ जाएगा हाफ p स्क्वायर बाई m, मोमेंटम का स्क्वायर बाई m. तो यहाँ से मोमेंटम निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, मोमेंटम इज इक्वल टू 2mhc डिवाइडेड बाई लेमडा. ये आ गया इसका मोमेंटम, राइट. हमें दोनों के बीच में रिलेशन निकालना, लेमडा और लेमडा डी के बीच में. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारे पास है, हम लोग इसको नोट कर सकते हैं इस तरीके से.
this could be written as a now by de Broglie wavelength of emitted electrons, lambda d is equal to h divided by the momentum p. Now put this value, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा हमारे पास, lambda d is equal to this could be written as a h upon under root of 2 m hc upon lambda, right? This could be this further written as, ये h को अंदर कर दे रहा हूँ मैं, तो h स्क्वायर्ड लैम्डा ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2m h इंटू सी, h से h कैंसिल, गेटिंग इट, तो बच क्या गया हमारे पास, दिस इज द h lambda डिवाइडेड बाई 2m c. दिस इम्प्लाइज दैट अंडर रूट स्क्वायर कर दो इसको, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, lambda d का स्क्वायर इज इक्वल टू h lambda बाई 2m c. ठीक है, लेमडा के फॉर्म में निकालना है तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, दिस एम्प्लॉयज दैट द लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2m c लेमडा d का स्क्वायर डिवाइड बाय h. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, दिस इज द ऑप्शन नंबर 2 विच इज द करेक्ट ऑप्शन. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5. द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर मास नंबर x अंडरगोज द स्पॉन्टेनियस डीके इन अ सीक्वेंस. ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से अगर लोग देखेंगे तो एटॉमिक नंबर इसके कहाँ गया, z, जो z-1, z-3, z-2 इस तरीके से ये डीके कर रहा है. ठीक है, हम लोगों को थोड़ा बहुत इसमें पता होना चाहिए, जब हम लोगों ने इसको सॉल्यूशंस में या थ्योरी में जब मैं पढ़ा था तो x a z किस तरीके से ये स्प्लिट हो रहे हैं, b z-1, फिर आगे c z-3, फिर आगे d z-2. क्या हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका एटॉमिक नंबर जो है किस तरीके से इसका घट रहा है, z-2, दिस इज द z-2, राइट. तो हमें पता है यहाँ पे किसके किसके फॉर्म में है, अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस. हमें पता है अल्फा होता क्या है, हीलियम होता है, तो हीलियम का क्या होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर, दिस इज 2 और मास नंबर इसका 4. बीटा प्लस पॉजिट्रॉन होता है, जो हमारे पास कितना हो जाएगा इसका, बीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का, दिस कुड बी रिटन एज अ प्लस का इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, और ये बीटा माइनस होता है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन्स और 0 मास नंबर, राइट. सो दिस आर द 3 कंडीशंस. ये चीज़ें हम लोग जानते हैं. इसको यहाँ पे पुट करो. ऑब्वियसली अगर हम लोग वापस इसको ऐड करते जाए, यहाँ से ऐसे करते हुए ऐड करते जाए तो हमें वापस z मिल जाएगा, राइट. तो अगर हम लोग देखेंगे इसको ठीक तरीके से तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा. यहाँ पे इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, हम कि z-2 में क्या ऐड कर दोगे कि -3 हो जाए. तो देखो यहाँ पे कितना एटॉमिक नंबर ऐड कर देंगे, अगर -2 में -1 ऐड कर देंगे तो -3 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ये बन जाएगा. कितना ऐड हो जाएगा, क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे बीटा माइनस ऐड करेंगे तो वापस एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा z. अब इसमें कितना ऐड करोगे कि z-1 बन जाए, तो ऑब्वियसली देखो इसमें कितना माइनस करेंगे, अल्फा का कितना है 2 है, तो कितना आ जाएगा -3 + 2 विच इज इक्वल टू -1. अल्फा इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ क्या होगा अल्फा. ठीक है, अब अल्फा में कितना ऐड कर दोगे कि ये z बन जाए, मतलब और एटॉमिक नंबर इसका इंक्रीज हो जाए, तो ये कितना आ जाएगा बीटा प्लस. गेटिंग इट. तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस, बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6. फॉर्मूला बेस्ड है ये सारा, हमें कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना. ऑब्वियसली हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक ही बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd ये किसके बराबर होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, हमारे पास प्रूफ भी कर रखे, वैसे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसका, ई डिवाइडेड बाय m इंटू टाउ, राइट. निकाल सकते इसको अगलो हम लोग, तो अगर मैं निकालूँ इसको तो किसके बराबर आ जाएगा, कहते थे f इज इक्वल टू ई, तो एक्सेलरेशन इसका लिखते थे फोर्स अपॉन मास विच इज इक्वल टू ई बाई m. एंड वी नीड टू द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, रैंडम सारे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन 0 होता है, तो ऑब्वियसली हम लोग vd इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग एक्सेलरेशन इनटू द रिलैक्सेशन टाइम ई बाई m इंटू टाउ, ये आ गया इसका. ठीक है,
बी की बात करें अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ये किसके बराबर आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आ जाएगा हम लोगों को यहाँ पे देखेंगे E अपॉन जे। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका हम लोग कहाँ से करेंगे इसका। अगर हम लोग V इज इक्वल टू आई आर लिखते थे, V को क्या लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ इज इक्वल टू आई रो एल बाई ए, दिस गेट्स कैंसल, दिस इज E इज इक्वल टू आई अपॉन ए इज इक्वल टू जे इंटू रो, तो ये आ जाएगा रो इज इक्वल टू E अपॉन जे। तो इसका भी ऑप्शन मिल गया हमारे पास। इसकी ऑप्शन मिला कौन सा, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का मिल गया। ये करंट डेंसिटी हमारे पास ऑलरेडी हम लोगों ने लिख रखा है, डी आसान से मिल गया, इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम को। तो करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू एन वी डी ई, ये हम लोगों ने प्रूव कर रखा है, तो एन वी डी ई ये आ जाएगा इसका ऑप्शन। तो ऑब्वियसली बचा हुआ कौन सा आ जाएगा, ये। तो मैच कर लो इसमें से कौन सा आ जाएगा, ए का आर, बी का सी, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 इज द, ठीक है, सी का आ गया पी, डी का आ गया हमारे पास क्यू। गेटिंग इट। कम टू द नेक्स्ट वन। इफ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 7, इट इज द पोटेंशियोमीटर क्वेश्चंस, और इसके दोनों केस होते हैं, हम लोगों ने पढ़ रखे हैं कि पोटेंशियोमीटर का यूज कहाँ कहाँ होता है। पोटेंशियोमीटर का यूज हमारे पास पहला होता है अननोन ईएमएफ निकालने में, अननोन ईएमएफ निकालने में, और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईएमएफ। दोनों का फॉर्मूला निकाल लेंगे हम लोग। पहला पूछा हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। सॉल्यूशन इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, द फॉर्मूला इसका यूज हो जाएगा E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, दिस कुड बी रिटन एज L1 बाई L2। सो एवरीथिंग क्वेश्चन में गिवन है। इसका हमारे पास दोनों वोल्टेज है, ये वोल्टेज एक का लेंथ दिया हुआ है, L2 निकालना हमारे पास। तो निकाल सकते हैं इसको हम लोग, कितना आ जाएगा ये, वैल्यूज इस पे पुट कर दो, हमारे पास कितना आ जाएगा ये, this is 1.5 volt divided by 2.5 volt, which is equal to 36 divided by L2, this gets cancel, 3 5 ja 5 5 ja, so L2 and this is 12, getting it। so L2 is equal to 12 into 5 which is equal to 60 सेंटीमीटर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था क्वेश्चन ये हमारे पास, ठीक है। चलो ये आ गया। कम टू द नेक्स्ट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल ऑफ मास m, द डेंसिटी इज इक्वल टू, एक बॉल है जिसका मास है m, इसकी डेंसिटी है d, इट ड्रॉप्ड इनटू अ कंटेनर, एक कंटेनर में इसको डाल दिया गया है, ये कंटेनर में इसको डाल दिया गया है, जिस कंटेनर की डेंसिटी कितनी है d/2, ठीक है। वी कैन राइट डाउन दिस इज द लिक्विड डेंसिटी एंड दिस इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ द डेंसिटी इज देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग, ओके। फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे ड्रॉ करूँ डायग्राम इसका, तो देखो हमारे पास नीचे की तरफ कौन से फोर्सेस लग रहा है इसके में, mg, ऊपर विस्कस फोर्स लगेगा Fv, v फॉर द विस्कस फोर्स, बायनेंसी फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा Fb, जो कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसमें हमारे पास, तो हमारे इसको क्या निकालना चाहिए, नेट फोर्स अर्थ इक्विलिब्रियम। तो कांस्टेंट दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी, ये नीचे की तरफ आता है। लिख लो इसको, mg बराबर किसके हो जाएगा, Fv प्लस Fb, ठीक है। मास को तोड़ दो इसको, हमारे पास किस में आ जाएगा, हमारे पास इफ आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, दिस इज mg which is equal to Fv plus this is volume of ball multiplication of density of liquid, मल्टीग्लिसरीन का है, ठीक है, इंटू g, ठीक है। और थोड़ा सा इसको हम लोगों को वॉल्यूम को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, और इसको भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड को भी, क्योंकि d/2 है ये इसका, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, थोड़ा सा मैथ्स करना है इसमें बस। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज दिस कुड बी रिटन एज mg इज इक्वल टू Fv, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बॉल को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ बॉल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉल, बॉल की डेंसिटी d है, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये है d/2, राइट, इंटू g, ये कैंसल। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इसको इस साइड ले आओ, तो mg माइनस mg/2 इज इक्वल टू द विस्कस फोर्स, दिस इज इक्वल टू mg/2 इज इक्वल टू F विस्कस फोर्स, ठीक है। तो विस्कस फोर्स की वैल्यू से पूछ रही थी, विस्कस फोर्स इसका कितना आ जाएगा हमारे पास,
विस्कस फोर्स इसका आ गया ये mg/2, mg/2 कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केसेस है, कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस को साइज जो होता है उसका बड़ा क्यों रखते हैं, कौन कौन से रीजन है, क्या सारे सही है या कोई एक सही है। ठीक है, तो पहले मैं एक बार इसको ड्रॉ कर लेना चाहता हूँ इसका डायग्राम में, ताकि इसको समझाना फिर आसान हो जाएगा हमारे पास। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को देखेंगे हम लोग, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का क्या होता है, ये इस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस दोनों रहते हैं यहाँ पे। ये इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे मैं इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बना रहा हूँ। ये रहा इसके ऑब्जेक्टिव लेंस, और आईपीस जो आईपीस इसके छोटे होते हैं, ये रहा इसके आईपीस। ऑब्वियसली दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज आईपीस। लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल, ये इस तरीके से लाइट रेज ये आया यहाँ पर और बेंड हो करके ये यहाँ पे ये पैरेलल यहाँ से निकला। थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लेते अच्छा रहेगा इसका। ये यहाँ से आया और बेंड हो करके यहाँ गया और सारे रेज यहाँ से बेंड हो करके आई पीस में आ जाते हैं। ये रहता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, दिस इज आई। ठीक है, ये कहाँ पे बना, यहाँ पे। तो ये फोकल लेंथ हो जाएगा इसका f0 और ये फोकल लेंथ इसका आ गया आई पीस का फोकल लेंथ fe, राइट। दिस एंगल, ये एंगल को हम लोग लिखते थे अल्फा, ये एंगल अल्फा। एक लाइन जो इस तरीके से जाता था यहाँ पे जो पोल से पास करता था, ये बीटा। गेटिंग इट। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर हमारे देख रहा है कि लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट्स टू द क्वालिटी एंड द विजिबिलिटी ऑफ द लाइट। यस, वी हैव टू पहले इसको मैग्निफिकेशन लिख लेते हैं, मैग्निफिकेशन से इसका पता पड़ जाएगा। इफ आर टॉकिंग अबाउट द मैग्निफिकेशन ओवर हियर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाता था, माइनस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ऑब्वियसली वी कैन से द फोकल लेंथ इज ग्रेटर देन द एफ ई, तो मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा हम लोग। f0 इज ग्रेटर देन fe। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, साइज बड़े हो जाएंगे इसके। और एक और हमारे पास लार्ज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंश्योर द बेटर लाइट कैप्चरिंग पावर। यस, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। पहले वाला भी करेक्ट है, नंबर 1 भी करेक्ट है। और एक फार्मूला हमारे पास ये भी है, हमारे पास जो रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला होता है, दैट इज द रेजोल्यूशन R इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा। ठीक है, इससे हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, हमारे पास अपर्चर है, अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव। गेटिंग इट। ये ज़्यादा होगा हमारे पास तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगा, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो ऑब्वियसली चारों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे हमारे पास। R इज इक्वल टू D 1.22 लैम्डा। गेटिंग इट। तो कितने ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑल। कम टू द नेक्स्ट वन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। द टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, दो कंडक्टर्स है इस तरीके से और दोनों कंडक्टर को एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, दोनों के ऊपर चार्ज है, तो ऑब्वियसली इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, तो दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल, पोटेंशियल विल बी इक्वल। हमें डेंसिटी का रिलेशन पूछा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इसके ρ1 एंड ρ2 या σ1 σ2 की वैल्यू निकालनी है। तो ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, K Q1 बाई R1 मस्ट बी इक्वल टू K Q2 बाई R2। तो यहाँ से हमारे पास Q1 Q2 के रिलेशन आ जाएगा, K से K कैंसल, सो वी कैन से Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। ठीक है, मतलब चार्ज को मैंने रेडियस में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें फॉर्मूला पता है, वी नो क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू द चार्ज अपॉन एरिया। पुट कर लो यहाँ पे, सिग्मा 1 कितना आ जाएगा, Q1 बाई A1, सिग्मा 2 कितना आ जाएगा, Q2 बाई A2। गेटिंग इट। नॉट सॉल्व। अब इसको जरा सॉल्व कर लो कि सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय द सिग्मा 2 इज इक्वल टू, वी कैन राइट ओवर हेयर, क्या लिख सकते हैं, दिस इज Q1 बाई A1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ A2 बाई Q2 विच कुड बी रिटन एज द Q1 बाई Q2 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे R1 डिवाइडेड बाई R2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 पाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई R1 का स्क्वायर
सो R2 से एक R2 कैंसिल, R1 से एक R1 कैंसिल, 4 by 4 by कैंसिल. दिस इज इक्वल टू द R2 डिवाइडेड बाय द R1. सो द विच ऑप्शन इज करेक्ट? R2 डिवाइडेड फॉर ऑप्शन नंबर फर्स्ट. कम टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 11. वाटर फॉल्स एट द हाइट ऑफ द इक्वल टू इतना हाइट पे है, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, 10% पोटेंशियल एनर्जी घटा दो, ठीक है, उसे पावर निकालो पर सेकेंड. गेटिंग इट? सो वी कैन राइट ओवर हेयर यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh, विच इज द 15 इंटू 60 इंटू 10, ठीक है, इंटू 10, ठीक है. क्या कह रहा है, ये आ जाएगा जूल पर सेकेंड में, ठीक है. ऑब्वियसली इसको हम लोग पावर लिख सकते हैं क्योंकि पावर हमारे पास होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, वी कैन राइट ओवर हियर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम लिख लो इसको ऐसे करके. तो कितना आ गया एनर्जी पर यूनिट टाइम विच इज इक्वल टू द पावर, किसके बराबर आ गया ये, वी कैन कैलकुलेट 59,000,000 जूल पर सेकेंड, राइट. 10% इसका लॉस हो जाता है तो बचा हुआ कितना रह गया हमारे पास. सो द 90% ऑफ 9000, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 90 by 100 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 9000, 20 गेट्स कैंसल, दिस इज इक्वल टू 8100 जूल पर सेकेंड, ठीक है. यह पावर पर यूनिट, सॉरी पावर है ये जूल पर यूनिट टाइम. गेटिंग इट? इतना आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको वाट में लेकर के आ जाओ. सो दिस इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 8.1 किलोवाट. दैट इज द विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट. कम टू द नेक्स्ट वन. Question number 12. The effective resistance of the parallel connections that consist of the four wires of the equal length. इक्वल सारी चीज़ों की वैल्यू सेम है तो ये सारे के सारे कनेक्टेड है. मैं अगर डायरेक्ट इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखूँ तो ये इस तरीके से कनेक्टेड है, ये सभी के सभी, किसी के अंदर कोई चेंजेस नहीं है. गेटिंग इट? दिस इज 0.2 ohm, 25 ohm, दिस इज 0.25 ohm, दिस इज 0.25 ohm, this is also the 0.25 ohm. इसका R इक्विवेलेंट निकालो तो we can write 1 by R is equal to 1 by 0.25 plus 1 by 0.25 plus 1 by 0.25 plus 1 by 0.25. Getting it? After solving we will get the equivalent resistance, right. तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 by R is equal to 4 multiplication of 1 by 0.25. Getting it? So this is equal to, if we are solving this one and we will get the value of R is equal to, multiply करके इसमें आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा ये, this is equal to the 1, this is equal to the 1 by 1 ohm, sorry, कितना आ जाएगा ये 1 ohm. Now they are connected in the parallel, so now if they are connected in a parallel, so चारों को इस तरीके से कनेक्ट कर दो, ये ऐसे. This is 1 ohm, this is 1, 1 and 1. So the equivalent resistance in the series is equal to 4 ohm. Getting it? So which option is correct? Option number third. Come to the next question. So this is the match the following question number 13. थर्मोडायनामिक्स में हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ रखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखना चाहता हूँ. रूट मीन स्क्वायर बाय RMS वैल्यू ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ये डायरेक्ट हो जाएगा ये वाला आंसर. और टोटल इंटरनल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये आ जाएगा हमारे पास कौन सा, दिस विल बी इक्वल टू द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू ये, क्योंकि डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है तो ये आ जाएगा हमारे पास. एंड द B विच इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस, दिस इज द ऑप्शन नंबर P. एंड हेयर C का हो जाएगा हमारे पास S. तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हमारे पास इस ऑप्शन मैंने नहीं लिख पाया यहाँ पे, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन में मैच कर लेना. इसका ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, A का हो जाएगा हमारे पास Q, B का हो जाएगा P, C का हो जाएगा, C का कौन सा है S, और D का कौन सा हो जाएगा, D का हो जाएगा इसका R, राइट. दिस आर द मैच इन द फॉलोइंग. डिटेल में हम लोगों ने बात कर रखा है, ठीक है. कम टू द नेक्स्ट वन. सो क्वेश्चन नंबर 14. अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम द हाइट. किसी हाइट से पार्टिकल्स को रिलीज किया गया है. हाइट कितना है, ऐसा यहाँ से रिलीज कर दिया गया, ठीक है. लेट अस ये ग्राउंड पे पहुंचा यहाँ पे, ठीक है. कितना है ये S, राइट. तो एट सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 times दैट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कितना है ये, 3 times ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, राइट. ये है ग्राउंड. तो कह रहा है द हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड द, ओके, 2 क्वेश्चन पूछ रहा है इसके अंदर हमारे पास, हाइट और एक पूछ रहा है हमारे पास ऑन द सर्फेस
ऑफ द अर्थ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है, हम लोग लगा सकते हैं। इनिशियली एनर्जी कितना है इसका, इनिशियल केस, इनिशियली वी कैन से दैट इसके पास कौन सी पोटेंशियल है, खाली पोटेंशियल एनर्जी इसके पास, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, जो कि टोटल एनर्जी हो गया ना, काइनेटिक एनर्जी 0 है तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, mgs, राइट। नाउ आफ्टर रिलीज्ड इसके पास टोटल एनर्जी कौन कौन सी हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हवा में है, वेलोसिटी भी है और हाइट भी है इसके पास। तो इनिशियली कितना था, तो कितने भी चेंज आ जाए ये जो इनिशियल एनर्जी है ना इसी के बराबर रहेगा। ठीक है, एनर्जी इज कंजर्व्ड, सो वी कैन राइट ओवर हियर। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल एनर्जी किसके बराबर है, mgs इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 3 ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ से हमें s की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, 4pe mgs। सो वी कैन राइट डाउन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgs by 4, mgs by 4, राइट। नाउ वी कैन एस निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उससे इसको मैच कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, वी नो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो देखो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं mgh की वैल्यू कितनी है, यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, s/4। तो एक तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, s/4। जरा देखो तो इसमें एक तो कौन सा आ गया हमारे पास, s/4। ठीक है, एट द सर्टेन हाइट द 3 टाइम्स इन द हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड इज स्पीड कितना आ जाएगा हमारे पास, s/4। तो ऑप्शन कौन सा होगा, s/4 वाले में से होगा ना। हमसे क्या पूछा, इसकी स्पीड पूछा है, तो h आ गया, स्पीड भी निकाल लेते हैं हम लोग, इसका स्पीड इसका कैसे निकल के आएगा, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। नाउ फॉर स्पीड वी कैन राइट डाउन द काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है हमारे पास, हाफ mv²। निकाल लो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, 3 इंटू पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है ये, दिस इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, मास गेट्स कैंसिल हो गया, 3 mgs/4 इज इक्वल टू हाफ mv², 2 2 जा 4, मास से मास कैंसिल, getting it, this will be equal to the 3gs/2 is equal to the v², so we can write it over here, the v is equal to under root of 3gs/2। ठीक है, तो वेलोसिटी मिल गया, हाइट मिल गया, s/4 वाला आंसर होगा, वेलोसिटी क्या देखेंगे, 3gs/2, दैट विल बी आवर आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15, द कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड द लेंस बी कॉनकेव लेंथ। तो पहले इसका डायग्राम बना लो एक बार। यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशंस में इसका डायग्राम बनाऊं तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस एंड दोनों के बीच में सेपरेशन दे रखा है, सो ये आ जाएगा हमारे पास कॉनकेव लेंस। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, ओके, ये डी की वैल्यू पूछ रहा है हमारे पास, दिस इज डी, राइट। तो फोकस दे रखा है, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा इसका हमारे पास, वी नो दैट इसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर f1, इसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है, f2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला वी नो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, वी नो F equivalent for combination of lenses, we have to write down 1 by F equivalent is equal to 1 by F1 plus 1 by F2 minus separation divided by F1 F2, राइट। निकालना हमारे पास ना F इक्विवेलेंट। ठीक है, क्वेश्चन में एक चीज और दे रखा है, अगर हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट रेज भले यहाँ से आया है, ठीक है, पैरेलल आया है और पैरेलल चला गया, मतलब कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का कोई असर नहीं हुआ है। पावर कितना हो जाएगा इसका, पावर 0 है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लाइन पढ़ हो गए तो हमेशा बच जाएगा। इफ द पैरेलल बीम ऑफ द लाइट फॉल्स ए एंड लिव्स बी एज अ पैरेलल बीम, जैसे यहाँ से पैरेलल गया है, ये
पैरेलल गया है, कन्वर्ज होकर के आया है, और ये बिल्कुल पैरेलल चला जाता है, ऐसे आया है, ये कन्वर्ज हुआ थोड़ा सा, और ये ऐसे पैरेलल चला गया है। गेटिंग इट? तो हम लोग ध्यान से देखेंगे इसके पावर, तो एफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा ये। सो दिस इज 0 इज इक्वल टू, फोकल लेंथ सबको साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाई प्लस का 20, दिस इज प्लस ऑफ 1 बाई कनकेव का -5 माइनस डी डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लीकेशन ऑफ -5। गेटिंग इट? एंड आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट, यहाँ से कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 by 20 minus 1 by 5 minus which is the plus d by 100. Getting it? Take the common, this is 1 by 5, ये बच गया 1 by 4 minus 1 plus d by 20, d by 20. So after simplifying we will get the value of the d, this is 0 is equal to टेक दैट द एलसीएम 5 0 चला जाएगा 20, ये आ जाएगा 5 माइनस 20 प्लस डी। सो दिस इज इक्वल टू, वी कैन कैलकुलेट द डी इज इक्वल टू द 15 सेंटीमीटर एंड दैट विल बी द आंसर, और यही हमारा ऑप्शन में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लास इज द वैल्यू ऑफ द मिनिमम डेविएशन पूछे, तो डेविएशन का फॉर्मूला डायरेक्ट इस पर यूज कर सकते हैं कि अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ द इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3। गेटिंग इट? प्रिज्म का फॉर्मूला जो था हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो क्या था हमारे पास मीडियम डेविएशन के केस में, सॉल्यूशंस। तो खैर इसको हम डिराइव भी करें, टाइम लग जाएगा ज़्यादा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू साइन मिनिमम डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय साइन एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय द 2। ठीक है, आसान था डेरिवेशन इसका, कर रखे हम लोग। म्यू की वैल्यू कितनी है, √3 इज इक्वल टू द साइन मिनिमम डेविएशन वी नीड टू कैलकुलेट, जो कि डेल्टा हमें निकालना ही है। ठीक है, यह है एंगल ऑफ इमरजेंस भी हो जाएगा, प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है 60 डिग्री डिवाइड बाय 2 विच इज डिवाइड बाय द साइन 60 बाय 2, दिस इज इक्वल टू द कितना आ जाएगा ये, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो ये इस तरह लिया इसको, तो ये आ जाएगा √3/2 इज इक्वल टू द साइन डेल्टा प्लस 60/2। ये कितना होता है, साइन इनवर्स कर दो इस दोनों में। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, दिस इज द साइन इनवर्स ऑफ, दोनों तरफ से हट जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास दिस इज द 60 डिग्री। ठीक है, साइन इनवर्स आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा प्लस 60/2, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री इज इक्वल टू, so delta is equal to the 60 degree and that is the answer of this problem। ये आ जाएगा हमारे पास, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वेल दिस इज द क्वेश्चन ऑफ AC अप्लाई टू द प्योर कैपेसिटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि AC को कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई किया गया, जिसकी वैल्यू दे रखी है V0 साइन ओमेगा टी, दिस इज C। वी नीड टू कैलकुलेट दिस I। गेटिंग इट? जो इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा, अंदर में हमारे पास कोई मीडियम नहीं है तो ये डिस्प्लेसमेंट, तो अदरवाइज वी कैन सिंपली से दैट वी नीड टू कैलकुलेट आई। तो हमें पता है Q इज इक्वल टू CV होता है, और इसको अगर Q इज इक्वल टू C इंटू V0 साइन ओमेगा टी करते हैं, करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम we will get dq by dt is equal to CV0 into dy dt of sin omega t। Getting it? So this is the current I, which is the displacement current is equal to the C omega V0 and this is cos omega C। So that is the answer, which one is the omega naught C। So the option number कौन सा हो जाएगा इसका, cos omega t ना, option number 4 is right। Come to the next one। So look at into the question, the dipole is kept, obviously theta कितना है यहाँ पे 180 डिग्री, theta is equal to the 180 डिग्री। गेट इट? हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है यहाँ पे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है -PE cos थीटा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू अगर 180 डिग्री रहेगा तो हमारे पास इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारे पास, वी विल गेटिंग एट अ मिनिमम, राइट। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट, वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर थीटा 180 डिग्री है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल ऑपोजिट हो गया है, प्लस वाला चार्ज यहाँ पे है, माइनस वाला चार्ज यहाँ पे है, तो डाइपोल का डायरेक्शन किधर है, ये है डाइपोल का डायरेक्शन P।
ठीक है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, P और E के बीच में 180 डिग्री। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा जो PE प्लस के फॉर्म में आएगा यहाँ पे, ठीक है। मिनिमम करने के लिए क्या हो जाएगा, मिनिमम करने के लिए हमारे पास इसको इस साइड की तरफ मूव करना चाहिए माइनस को, ताकि पोटेंशियल एनर्जी इसका मिनिमम हो सके, ठीक है, गेटिंग इट। क्यों, क्योंकि वह कहीं ना कहीं प्लस का चार्जेस हमारे पास किधर है, ये इस डायरेक्शन में है, राइट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकले हुए हैं, जिसका डायरेक्शन ये दे रखा है। मतलब कहीं ना कहीं प्लस का चार्ज कहाँ है, यहाँ पे है। कोई प्लस का चार्ज मान लेते हैं, प्लस क्यू प्लस का चार्ज यहाँ पे है। तो फील्ड ये जैसे जैसे आगे जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारे पास, इनक्रीज कर जाएगा। तो डिक्रीज करने के लिए राइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी towards the right the potential energy must be decreased, other options are not correct, so the option number first is the correct one, getting it। फील्ड की वजह से जैसे ये इधर तो जा नहीं सकता है, क्योंकि इधर जाएगा तो इसको ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी पड़ेगा, क्योंकि फील्ड के डायरेक्शंस में ही प्लस चार्ज मूव करता है, राइट। ये इधर नहीं जा सकता है, ये आगे की तरफ ही जाएगा, राइट की तरफ, गेटिंग इट। कम टू द नेक्स्ट वन। So the force and acceleration are the fundamental quantities we need to calculate the energy of the dimension of the energy, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसको ठीक है मैं कैलकुलेट करके छोड़, एक्सरसाइज के लिए छोड़ दे रहा हूँ मैं इसको, ऑप्शन बता दे रहा हूँ मैं कौन सा का। प्रोसेस क्या है वो देख लो। एनर्जी का खुद का डायमेंशन कितना होता है, एनर्जी का डायमेंशन होता है m1 L2 T-2, राइट। फोर्स का खुद का डायमेंशन कितना होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2। एक्सेलरेशन जो कि कैपिटल ए से इंडिकेट किया गया यहाँ पे कितना होता है m1, सॉरी m मास तो होता नहीं है इसका, ये कितना हो जाएगा L1 T⁻², राइट, ये रहा है। और टाइम का तो पता ही है, टाइम का तो t रहेगा, ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो हमें कह रहा है कि एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला एफ, ए और टी के फॉर्म में लिखिए। तो ये क्वेश्चंस हम लोगों ने एनसीईआरटी में भी कितनी बार कर रखा है। तो क्या हो जाएगा कि हम लोग लिखेंगे कि एनर्जी का डायमेंशन किसके फॉर्म में लिखना है, फोर्स के फॉर्म में लिखना है, एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिखना है, टाइम के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। लिख सकते हैं, कांस्टेंट ABC निकाल लो, इसके आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो निकालना आता है हमें पता है ना कितना आ जाएगा, m1 L2 T-2, दिस इज इक्वल टू m1 L1 T-2 पावर a, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा L1 T-2 b और टाइम का c। क्वेश्चन हम लोग कर रखे हैं, ABC कांस्टेंट निकालो, पुट कर देना, ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर अगर देखेंगे हमारे पास तो ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका आंसर, दिस वन, गेटिंग इट। कम टू द नेक्स्ट वन। लुक एट ओवर, इस क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन क्लासेस में भी कर रखे हैं। ये कह रहा है कि इनफाइनाइट लॉन्ग, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी है, फोर्स निकालना है। तो पहली बात, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, ऑब्वियसली जो जनरल फार्मूला ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फार्मूला होता है वो कितना होता है, μ0I/4πr sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है, जो कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू आ जाएगा μ0I/2πr, ठीक है। खैर से मल्टीप्लाई कर दो 2 से और 2 से, ताकि वैल्यू पुट करना आसान रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना जाएगा, 2 μ02I/4πr, गेटिंग इट। सो ये मैग्नेटिक फील्ड रहा, वेलोसिटी दे रखा है कितना है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नाउ अप्लाई द फोर्स का फॉर्मूला, यहाँ पे F इज इक्वल टू आ जाएगा QVB, 90 डिग्री है एंगल, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के केस में, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 90 sin 91 हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वेलोसिटी है 10⁵ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इफ वी नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यूज, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ देख लेना इसके मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी आ जाएगी, इफ वी कैलकुलेट दैट 10⁻⁻7, देख लेना मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 10⁻⁻7, 2 इंटू करंट की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। दिस इज डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है 20 इंटू 10⁻⁻2, तो मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूँ 10⁻2 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वन कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 2, ठीक है। दिस विल बी रिटन एज हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज द 5 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, गेटिंग इट, पुट द वैल्यूज ओवर हियर, 5 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला एंड आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट द आंसर दैट इज 8 इंटू
10 to the power minus 20 Newton. This is the force. So here is the 8 pi. Sorry, 8 pi will be also there. Na? 8 pi will be there. We are not putting the values here. Just give me a moment. पाई की वैल्यू तो हट गई ना, पाई की वैल्यू हाँ हट गई यहाँ से, पाई की वैल्यू यहाँ पे पाई नहीं रहेगा, पाई की वैल्यू पुट कर दी हम लोग यहाँ पे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, 8 इंटू, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। सही है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अ बॉडी एक्सिक्यूट SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्वियसली हमें पता है इसका, अगर हम लोग बना ले इस तरीके से तो ये है ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी का। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इतने ही टाइम में 2 टाइम इसके हमारे पास क्या बन जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ये एक और ये इसमें एक है, ये 2 हो जाएगा इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा सा फिगर मैंने ऐसे बना दिया है। तो ये 2 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, 2 ऑसिलेशंस हो जाएगा। अगर हम ध्यान से इसको देखेंगे तो इसको मैंने ग्राफ मैंने बना रखा था, वहाँ पे देखोगे ध्यान से तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा? इसको लिख लेना। यहाँ पर क्या लिखेंगे? इन वन ऑसिलेशन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों की बात कर रहे हैं अगर हम लोग तो कंप्लीट्स 2 ऑसिलेशंस। तो इसका कितना हो जाएगा? 1 हर्ज में 2 हर्ज कंप्लीट करता है, तो n हर्ज में कितना कंप्लीट करेगा? 2n कंप्लीट करेगा ये। गेटिंग इट, आंसर विल बी द फर्स्ट वन। ठीक है, मुझे लग रहा है क्लियर है ये। ऐसे डिटेल में हम लोगों ने बात कर रखा है क्लासेस के अंदर। ठीक है, दोनों का डायग्राम बनाया था। कम टू द नेक्स्ट वन। ये सीरीज LCR सर्किट के प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास कह रखा है कि पीक अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, ऑब्वियसली हमें पता है इसके इम्पीडेंस निकालने, पीक करंट फ्लो हो रहा है। XC इज इक्वल टू XL, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बेसिकली जेड का, वो कितना होता है? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अगर XL बड़ा है तो XC बड़ा होगा, तो XC माइनस XL हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है R की वैल्यू निकल जाएगा सब जगह से। VL वोल्टेज कितना दे रखा है? 40 वोल्ट। VC की वोल्टेज कितना दे रखा है? 10 वोल्ट। और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास? VR की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40 वोल्ट। राइट, करंट की वैल्यू दे रखी है, जो पीक अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, रेजोनेंस के कंडीशंस हो जाएंगे इसके अंदर। क्या है? 10√2 एम्पियर। राइट, तो इन सब से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। खैर हमारे पास दोनों पीक वैल्यू ऑफ करंट है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों हट जाएंगे। ऐसे भी हम लोग इस डायग्राम में इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो निकालने का तरीका है वो यही था। ये R, ये आ जाएगा XL, ये आ जाता था XC, ये यहाँ पे वैल्यू आ गया XL माइनस XC। ठीक है, ये यहाँ लेकर के और ये Z का फॉर्मूला हो जाता था, थीटा वगैरह जो भी निकालना है हमें। दिस इज द Z, दिस इज R एंड दिस इज XL माइनस XC। Well, the peak value of current is flowing, so the R is equal to VR divided by 10√2. So this is equal to 40 divided by the 10√2. This gets cancelled. So this is 4 by √2. This is the resistance and और कोई चीज़ है क्या इसके अंदर? Just give me a moment, जरा चेक कर लूँ मैं। Let us over here. The answer is not coming by this method. Let us apply the another one. Just give me a moment. We can see over here. The question इस तरीके से ऐसे दे रखा है हमारे पास, और हमें क्या निकालना है? हमारे पास नेट इम्पीडेंस निकालना है। ठीक है, ये रहा हमारे पास V, और ये है 40 वोल्ट, ये है 10 वोल्ट, ये है 40 वोल्ट। ठीक है, तो हम लोग इसके Z निकाल से V निकाल सकते हैं इसका। हम लोग V कैसे निकालेंगे? फेजर डायग्राम से। दिस इज 40 वोल्ट, VR इज इक्वल टू 40 वोल्ट, this is VL is equal to 40 volt and this is VC which is equal to the 10 volt, right? तो टोटल वोल्टेज का कितना हो जाएगा? ये दोनों वेक्टर अपोजिट है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास VL माइनस VC इज इक्वल टू 30 वोल्ट। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल वोल्टेज आ जाएगा इस सर्किट का। ठीक है, V तो कितना आ जाएगा? ये ऑब्वियसली ये 30 है, ये 40 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50। गेटिंग इट? कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से। तो टोटल वोल्टेज कितना आ गया हमारे पास? VRMS विच इज इक्वल टू द 50 वोल्ट, जो कि ये वैल्यू है हमारे पास 50 वोल्ट।
नाउ दिस इज आई नॉट, आई आर एम एस निकाल लो इसे। आई आर एम एस कितना हो जाएगा हमारे पास, आई नॉट बाई रूट टू विच इज इक्वल टू द 10 एम्पियर। नाउ द जेड इज रिटन एज अ वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आई आर एम एस which is equal to 50 upon 10 which is equal to the 5 ohm and that is the answer of the problem. Getting it? तो ये होगा इसका मेथड, इसे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सो दिस इज 23. The electron concentration of the n-type semiconductor is the same as the concentration of over here. So which option is correct in the external field is applied? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इस केस में? तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन दोनों का बराबर है, मतलब कि नंबर ऑफ, वी कैन से दैट ओवर हियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स, दोनों में एन टाइप में और ये पी टाइप में। दिस इज फॉर एन टाइप, दिस इज फॉर द पी टाइप। लेकिन करंट किस में ज्यादा होगा, क्या वो पी टाइप में, ये दोनों बड़ा? तो एक बात इसमें हम लोग कह सकते हैं, मोबिलिटी के बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज मोर मोबाइल देन द होल्स। हम लोग क्या लिखेंगे, हियर वी नो इलेक्ट्रॉन्स आर मोर मोबाइल देन होल्स। ठीक है, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर देन द करंट इन पी टाइप। गेटिंग इट? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द होल। होल इज बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एम्प्टी स्पेस ही होता है, खाली जगह होता है। इलेक्ट्रॉन्स के मोबिलिटी से ज्यादा करंट फ्लो होता है, तो हम लोग कह सकते हैं करंट इन एन टाइप, ऑप्शन नंबर 2 इज ग्रेटर देन द current in p type. Come to the next one. Okay, this is again the question of modern physics. The half-life of a radioactive nucleus is equal to itna 100 hours. The fraction of the original activity that will remain after 150 hours will be. Okay, इसे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग इस पर डायरेक्ट। कौन सा फॉर्मूला होता है कि हमारे पास T इज इक्वल टू T हाफ इंटू N। ठीक है, तो n आ जाएगा हमारे पास कितना, t डिवाइडेड बाय द t हाफ 1 डिवाइड बाय दिस वन, विच इज इक्वल टू t की वैल्यू कितनी है, ये है 150 डिवाइड बाय 100, दिस इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, नाउ रेडियो एक्टिविटी, वी कैन से अबाउट द एक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास a नॉट डिवाइड बाय n। गेटिंग n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 का पावर n ना, 2 का पावर n। ठीक है, सो दिस इज रिटन एज हमारे पास कितना आ जाएगा, a नॉट डिवाइड बाय 2 का पावर 1.5। दिस इम्प्लॉइज दैट a नॉट डिवाइड बाय 2 का पावर n इज इक्वल टू a नॉट बाय 2 का पावर 1.5। दिस गेट्स कैंसल ओवर हियर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा एक्टिविटी, ये हो जाएगा हमारे पास a अपॉन a नॉट इज इक्वल टू, दिस कुड बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय 2 1.5। ठीक है, ये रहा वैल्यू। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1/2, तो ये आ गया हमारे पास 1/2 रूट 2 एंड दैट इज द आंसर 1/2 रूट 2। गेटिंग इट? कम टू द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हमारे पास, द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके, वेवलेंथ कितना दे रखा है इसका हमारे पास, 600 नैनोमीटर। ठीक है, पावर डिलीवर्ड वी हैव गेटिंग एट द पावर की वैल्यू कितना है, 3.3 इंटू 10 टू द पावर -3 वाट। ठीक है, क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकल रहा है हमारे पास ना, तो ठीक है डायरेक्ट फॉर्मूला पुट से करके आ जाएगा इसका आंसर। E इज इक्वल टू होता है हमारे पास NH न्यू, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दैट नंबर ऑफ फोटोन n की वैल्यू निकालनी है, तो E इज इक्वल टू n, H को लिख सकते C अपॉन
न्यू को c अपॉन लेमडा, एंड फ्रॉम हेयर वी कैन राइट n इज इक्वल टू e इंटू e इंटू लेमडा डिवाइड बाय एच सी, राइट। एनर्जी को हम लोग पावर इंटू टाइम पर सेकेंड कह रहा है, तो यह आ जाएगा पावर इंटू टाइम मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेमडा डिवाइडेड बाय h इंटू सी। नाउ द नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू, पावर की वैल्यू है 3.3 इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ टाइम 1 सेकेंड। लेमडा की वैल्यू 600 इंटू 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर में था। h की वैल्यू दे रखी है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर 8। Now after solving we will get the answer which is equal to 10 to the power 18 will the answer. So this is the answer of the problem, right? Come to the next. So look at this question. A thick current carrying cable having radius r carries current I uniformly distributed across its cross section. The variation of the magnetic field equal to, कौन सा ग्राफ होगा इसके अंदर? तो देखो, अगर मैं एक थिक इस तरीके से केबल ले रहा हूं, मैं इस तरीके से, ठीक है, तो इनसाइड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बन जाएगा, तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है r। अगर ये पॉइंट यहां पे है, जो ये डिस्टेंस r है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इफ r इज स्मॉलर देन r, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एम्पेरियन लूप लेकर के इसको हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड इसका निकालेंगे हम लोग कि p पॉइंट पे जो है, जो r इस लाइन से कितना है, r डिस्टेंस है। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे? बाय द AC लॉ। AC लॉ से पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, ठीक है। कब? केस फर्स्ट में, ठीक है। कितना हो जाता है? एम्पेरियन लूप B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ठीक है। तो पूरे में तो इतने पार्ट में कितना करंट होगा, तो ये भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? B इंटू एल कितना हो जाएगा? 2 पाई स्मॉल r इज इक्वल टू म्यू नॉट। ये आ जाएगा करंट पर यूनिट एरिया I डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर इंटू कितने लेंथ में है, तो वो कितने एरिया में है वो निकालें, तो पाई स्मॉल r का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? वी कैन से द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई r स्क्वायर इंटू r। तो यहाँ पे कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? r के प्रोपोर्शनल है। मतलब जब पॉइंट अंदर तक है या सरफेस तक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कैसा हो जाएगा? r और मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब जब बाहर है, तो बाहर के लिए भी फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, और हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। तो खैर इसके कैलकुलेशन बुक में नोटबुक में देख लेना, जहां मैंने करवा रखा है। मैं इसका डायरेक्ट लिख रहा हूं, इफ r इज ग्रेटर देन r, दैट इज द केस नंबर सेकेंड। तो इसके लिए बच्चे यहां से भी निकल के आ सकता है, एम्पेयर सर्किट लॉ, AC लॉ से भी निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें टोटल करंट आ जाएगा इस बार। तो टोटल करंट आएगा तो कितना आ जाएगा? B डॉट 2 पाई r कैपिटल R विच इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय we are getting that the pi r squared, getting it? So this gets cancelled, this is equal to the r, getting it? So this is 2 pi r, ये तो नहीं रहेगा यहाँ पे, टोटल करंट I है ही, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अगर इसको नीचे ले आओ तो ये यहाँ से हट जाएगा ये, ठीक है। इसे हटाते रहो डायरेक्ट में, या तो एक स्टेप आगे बढ़ा करके लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ये आ जाएगा हमारे पास, इफ आई एम गोइंग टू राइट B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई r, ये इसकी वजह से हो जाएगा। तो यहाँ पे B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन r, जो इसके आगे है। वी आर टॉकिंग अबाउट द r विच इज दैट 1, गेटिंग इट? यहाँ पे लिख लो स्मॉल r, दिस इज इक्वल टू द स्मॉल r, दिस इज इक्वल टू द स्मॉल r। तो वैसे द ग्राफ वुड भी कितना आ जाएगा? r और B का ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दोनों ग्राफ को मिला दो तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन द एक्स एक्सिस, हमें पता है कि सभी कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक्स एक्सिस पे प्रोपेगेट कर रहा है, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस मान लो, तो कैसे हो जाएगा? प्रोपेगेशन इस डायरेक्शन में है,
गेटिंग इट। सो दिस आर द लेटेस्ट कंसेप्ट, ऊपर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो सभी परपेंडिकुलर है आपस में। हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, राइट। सारे परपेंडिकुलर है, तो सभी परपेंडिकुलर है, तो कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है, ठीक है, विच इज द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट चेक कर लो, इन सभी का आंसर होगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट जिसमें 0 आ गया वो सही है, जिसमें नहीं आया वो गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इफ आई एम गोइंग टू चेक दैट द माइनस जे कैप प्लस के कैप का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आना चाहिए, ये आ जाएगा माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। ये कितना आ गया हमारे पास, दिस इज 1, दिस इज -1 इक्वल टू 0। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बाकी सभी को चेक करके देख सकते हैं हम लोग, नहीं आएगा 0, ठीक है। के कैप डॉट ऑफ माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सभी चेक कर सकते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल करके, क्योंकि ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट 0 ही होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट के केस है ये ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इसका। बाकी सभी चेक कर लेना, नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज द एनर्जी स्टोर्ड। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हम लोग एनर्जी का फार्मूला कितना होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, और दूसरे शब्दों में क्या लिखते हैं इसको, क्यू स्क्वायर बाई 2c। सारे वैल्यूज पुट करके चेक कर लो। ए डी मतलब वॉल्यूम आना चाहिए, अगर वॉल्यूम नीचे लेके आ जाता तो एनर्जी डेंसिटी हो जाता। खैर आंसर हमें पता है हम लोगों को, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू इज इक्वल टू, हम लोग क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई द 2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी ऊपर चलाएगा, ए से ए कैंसिल, तो यू आ गया हमारे पास सिग्मा स्क्वायर ए इंटू डी डिवाइडेड बाई द 2 एप्सिलॉन नॉट। गेटिंग इट। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की वैल्यू को चेंज कर लो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में दे रखा है आंसर। तो ये आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू ए इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए डी। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 29. Consider the following statements A and B and identify the correct answer. Zener diode reverse बैट, हाँ वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यूज होता है। पोटेंशियल बैरियर जंक्शंस वोल्टेज, तो ये देखो इसके सॉल्यूशंस में आ जाएगा हमारे पास कि हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम का, सिलिकॉन ठीक है, और जर्मेनियम का हमें पोटेंशियल पता होता है 0.6 से लेकर के 0.7 वोल्ट तक, और ये होता है 0.3 से लेकर के 0.35 वोल्ट तक। तो कह रहा है कि इतना से इतना नहीं, ऊपर वाले होते हैं हमारे पास, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए करेक्ट और बी इनकरेक्ट। नंबर 2 बी हो जाएगा इनकरेक्ट, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कम टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 30. A screw gauge gives the following reading of the measurement of the diameter of the wire in this one मीटर स्केल। ओके, ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट के क्वेश्चंस है इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका लिस्ट काउंट यहाँ से निकाल लेंगे। ये दिख रहा है ये लाइन से 1 mm को कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है, 100 से। तो सॉल्यूशन में इसका लिखेंगे हम लोग लिस्ट काउंट दैट इज LC इज इक्वल टू 1 mm डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.01 mm। कोई एरर नहीं दे रखा है इसमें, तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, ट्रू रीडिंग द अबव डायमीटर। ओके, तो ये लिख लो, ट्रू रीडिंग कितना होता है हमारे पास, ये होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल, ठीक है, सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर, 0 करेक्शन, ये वैल्यू नहीं 0 दे रखा है इसकी वैल्यू, तो ये आ जाएगा मेन स्केल रीडिंग दिस इज 0 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास कितने में दे रखा है डिवीजन 52 मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लिस्ट काउंट माइनस 0 करेक्शन, कुछ नहीं है इसका, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.52 mm, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हैं हम लोग 0.052 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर 31। फिगर फिर से बना लेता हूँ, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। ये मैं थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ, मैं इस तरीके से दे रखा है ये,
और ये ऐसे, ठीक है। सो ये सो अप्लाई द कॉमन पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यहाँ का पोटेंशियल मैं ले लेता हूँ V1 और यहाँ का पोटेंशियल V2, तो यहाँ का V1, यहाँ का V1, यहाँ का V2, यहाँ का V2, यहाँ का V2, यहाँ का भी V2, ठीक है, V2। तो ये दोनों पोटेंशियल सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फिगर कैसे बन जाएगा, ये इस तरीके से फिगर बन के आएगा हमारे पास। ये V2, ये V1, ये C, टोटल कितना हो जाएगा पैरेलल में, C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू द 2C, दैट इज द आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 32। Spring is stressed by, if we are talking about the solution, this is the spring having the normal position and it is stressed by the distance x, means that it would be stressed up to the that much distance। तो force is equal to, mod में लिख रहा हूँ मैं, kx। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालो, फोर्स की वैल्यू दे रखी है 10 डिवाइडेड बाय द 5 इंटू 10 टू द पावर -2, सेंटीमीटर में था तो मीटर में आ गया। x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू द 200। नाउ द टाइम पीरियड t इज इक्वल टू होता है, स्प्रिंग का टाइम पीरियड होता है मास अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये आ गया हमारे पास 5 कितना 2 है, सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 2 पाई। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन ये 100, तो ये आ जाएगा 10। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई द 10 विच इज इक्वल टू 0.628 सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है ये। इसको अगर सॉल्यूशन की बात करें हम लोग, अ स्मॉल ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन ऑन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, कोई फ्रिक्शन नहीं है इस पे, ठीक है। एट t इज इक्वल टू, ब्लॉक जब यहाँ पे था t इज इक्वल टू 0 पे, तो ये कितना डिस्टेंस, लेट द एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन द टाइम इंटरवल। यहाँ से मान के चलो यहाँ पे t इज इक्वल टू n-1 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ट्रेवल किया है ये कितना है, t इज इक्वल टू n तक। तो आगे का टाइम पूछा है, एक t और है हमारे पास n+1 तक, तो इस दोनों का रेशियो पूछा है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, ये sn डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, sn डिस्टेंस। इट इज ट्रेवल ओवर हेयर sn डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली यहाँ का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, वो कितना हो जाएगा, sn+1, राइट। लगा दो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, आंसर आ जाएगा उससे, ये टाइम और ये टाइम। तो केस नंबर फर्स्ट यहाँ से 2 बन जाएगा हमारे पास, दिस इज केस फर्स्ट, दिस इज केस सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, sn, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द केस फर्स्ट, तो sn इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा sn इज इक्वल टू, ये तो 0 आ गया, तो ये आ जाएगा हाफ एक्सेलरेशन। t देखो क्या हो जाएगा, कौन सा t है, ये t और ये t, गेटिंग इट, यही टाइम हुआ ना t की वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर, ठीक है। ये t की वैल्यू हुई है हमारे पास, ठीक है। t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टाइम इंटरवल होगा ना इसका, कितना आ जाएगा, फाइनल टाइम माइनस जो टाइम जहाँ से स्टार्ट किया ये, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो sn इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको जरा सॉल्व कर लो, हाफ a n स्क्वायर माइनस n² प्लस 2n, ये कैंसल। सो sn इज इक्वल टू आ गया हमारे पास a/2, दिस इज 2n-1, राइट। नाउ कम टू द केस नंबर सेकेंड। ये केस फर्स्ट का हुआ है, केस नंबर सेकेंड वी आर टॉकिंग अबाउट द केस सेकेंड, ठीक है। तो इनिशियल टाइम हो जाएगा n और फाइनल टाइम हो जाएगा, यहाँ पे ये देखो ये प्लस वाला टाइम है, सॉरी n+1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा sn+1 इज इक्वल टू ut, तो u2 0 हो गया, तो हाफ a, दिस इज n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, ये आ जाएगा t की वैल्यू सेकेंड केस के लिए, ठीक है। तो sn+1 इसको अगर सॉल्व करेंगे ये आएगा a/2, दिस इज द 2n+1, दोनों का रेशियो निकालो, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास sn अपॉन sn+1 इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2n-1 डिवाइडेड बाई 2n+1, गेटिंग इट, ये माइनस है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर किसका रेशियो पूछ रहा है ये पहले देख लो एक बार,
एस एन, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the question number 34. The escape velocity of Earth surface is v. Getting it? The escape velocity from the other surface of planet having the radius, okay, किसी radius का planet अर्थ के 4 times है, ठीक है। कितना है ये? दिस इज द 4re। लगा दो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला। सॉल्यूशन वी हैव द फॉर अर्थ एक चीज और इस पे दे रखा है कि मास डेंसिटी दे रखा है, तो मास को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर अर्थ escape velocity of earth is equal to अंडर रूट ऑफ 2gm by re, राइट। ये है इसका। तो मास को पहले कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा? 2g डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, राइट। पुट कर दो वैल्यू, तो वी फॉर अर्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 2g 4/3 पाई re का क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ। गेटिंग इट? एंड दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू re। ये इससे कैंसिल होकर स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, दिस वुड बी रिटन एज द 8g पाई रो e re का स्क्वायर। गेटिंग इट? ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी को प्लैनेट के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। मास दोनों का भी कह रहा है कि सेम मास डेंसिटी है, तो डेंसिटी के फॉर्म में उसको भी लिख लेंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा हम फॉर प्लैनेट वी हैव दैट दिस इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं? जिसके वेलोसिटी होता है वो होता है 2gm अपॉन, जो कि 4re है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 4re। कन्वर्ट करो मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी में, 2g डेंसिटी बराबर है मास डेंसिटी, दिस इज, सो दिस इज 4/3 पाई 4re का क्यूब, 4re का क्यूब हो जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 4re, ठीक है। तो vp की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2g, गेटिंग इट? दिस इज इक्वल टू द 4/3 पाई 6 16 16 और ये 64 re का क्यूब डिवाइड बाय दिस इज 4re, राइट। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट, इस सबको सिंप्लीफाई कर लेने डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास। मैं लिख रहा हूँ इसको 16 मल्टीप्लीकेशन ऑफ, जो ऊपर वाली वैल्यू है ये 8g पाई रो e re का स्क्वायर, इतना आ जाएगा ये। तो ये 8 टाइम्स 16 है, तो 4 टाइम्स से ज़्यादा हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इसके वेलोसिटी ऑफ दैट प्लैनेट इज इक्वल टू द 4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये ऑप्शन इसका हो जाएगा, इसका करेक्ट वन, ठीक है। मैच कर लेना ऊपर ऑप्शन में। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? हमें इसका डायमेंशंस निकालना है। तो हमारे पास एनर्जी का डायमेंशंस होता है, कितना एनर्जी का डायमेंशन होता है? m1l2t-2, ठीक है। और g का डायमेंशन f से निकल जाएगा, f इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, सो g इज इक्वल टू fr स्क्वायर बाय m2। सो g का डायमेंशन हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा? फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1t-2, this is L2, getting it, and this is m to the power 2, so this is equal to m to the power -1, this is equal to L to the power 3, and this is t to the power -2। सो दोनों का रेशियो निकाल लो, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? दिस इज E अपॉन G विच इज इक्वल टू, सो E अपॉन G इसका कितना आ जाएगा? m1 l2t-2 डिवाइड बाय m to the power -1 l to the power 3 t to the power -2, ये कैंसल, ये आ जाएगा m to the power 2 l to the power -1 t to the power 0। गेटिंग इट? देख लेते कौन सा ऑप्शन है।
So the option is fourth one, right? Come to the next one. ठीक है, so the question is that a uniform rod of the length 200 सेंटीमीटर, ठीक है, पूरा कितना है ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा 200 सेंटीमीटर है, गेटिंग इट। और सारे वैल्यूज दे रखा है, इसका खुद का मास है 500 ग्राम, तो इसका टोटल जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ अगर है तो इसका मास कितना हो जाएगा 0.5 g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये रहा, डिस्टेंस निकालो, फिर इक्विलिब्रियम ऑफ द टॉर्क लगा दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। हमें m की वैल्यू निकालनी है, ये m कितना है ये पता लगाना। तो ऑब्वियसली ये इसके अबाउट ये रोटेट करे तो ये कितना है, ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर। और ये अगर मिड पॉइंट पे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसका मिड पॉइंट पे होगा, तो ये तो पूरा हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 100, गेटिंग इट, ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। खैर जिसका जरूरत है वही लेंगे। तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर, राइट। और ये पूरा कितना है हमारे पास, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पूरा कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 60, दिस इज 100, सो दिस इज इक्वल टू द 100 सेंटीमीटर, राइट। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, ये है हमारे पास ये पूरा है, सॉरी ये पूरा है ना 100, ठीक है, ये पूरा 100 है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो जाएगा हमारे पास 120 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 और ये कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। अप्लाई द टॉर्क, बैलेंसिंग टॉर्क, बैलेंसिंग टॉर्क, सब इसी के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये जो है हमारे पास इस फलक्रम के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो ये वाले ऑब्जेक्ट के लिए कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इसके ऊपर कितना लगता है 2g, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है mg, ठीक है। कलर एक बार चेंज कर लो इसका, ठीक है, ये कितना लग रहा है, ये नीचे की तरफ 2g और ये इसका फोर्स लग रहा है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दिख रहा है इसका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, ये इसका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तीनों को बस क्या करना हमें इक्विलिब्रियम ऑफ द टॉर्क कर दें। तो T1 इज इक्वल टू द T2 टॉर्क, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2g, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फलक्रम से, तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू, आगे बढ़ो, ये 60 सेंटीमीटर इंटू 0.5g वाला, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, फलक्रम के इस साइड है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक प्लस 120 डिस्टेंस इंटू mg। Now after solving it, this g gets cancel here, so this is equal to 40 is equal to, this is 30 plus 120 m, and after solving we will get the value of m which is equal to the 1/12 kg, that is the answer. So option number 3 is correct. Okay, this is the question of the projectile motion और circular motion का मिला हुआ क्वेश्चन है। A particle moving in a circular radius r with the uniform speed takes a time t to complete the one revolution. If this particle were projected, okay, तो इसका पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं ना। अगर सॉल्यूशन में इसको देखेंगे हम लोग, पार्टिकल्स क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका रेडियस r है, तो इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2 pi r डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड t, राइट, एक टाइम पीरियड में t टू कंप्लीट द वन रेवोल्यूशन। नाउ यही पार्टिकल्स क्या करे, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है ये इस तरीके से, दिस इज डन द प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसका हाइट कितना दे रखा है, हॉरिजॉन्टल द मैक्सिमम हाइट, ओके, ये h की वैल्यू कितनी दे रखी है, h इज इक्वल टू 4r दे रखा है। पुट कर दो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा दो, सो वी नो दैट द h max इज इक्वल टू u स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर्ड थीटा डिवाइडेड बाय 2g, गेटिंग इट, एंड दिस इज द वेलोसिटी, सो वी मस्ट पुट द वैल्यू u के जगह पर, ये आ जाएगा दिस इज u, गेटिंग इट। सो जिस स्पीड से फेंका गया है ये, तो h कितना आ जाएगा, h है 4r विच इज इक्वल टू, दिस इज द 2 pi r बाई t का होल स्क्वायर्ड इंटू साइन स्क्वायर्ड थीटा डिवाइडेड बाई 2g, गेटिंग इट। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस विल बी इक्वल टू द, इसको ऊपर ले गया जो 4r को नीचे लिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास t इंटू 2g इज इक्वल टू 4 pi स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r इंटू साइन स्क्वायर थीटा, r से r कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और कोई चीज़ कैंसिल हो रहा है क्या, तो हमें थीटा निकालना है ना, तो हमें थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, वी कैन से दैट द थीटा इज इक्वल टू, दिस इज द साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2g t स्क्वायर डिवाइड बाय
पाई स्क्वायर आर है क्या कहीं पे ऑप्शन 2g t², यस 2g t² पाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन। सो ये है हमारे पास सीरीज एलसीआर सर्किट हैविंग द एलसीआर की वैल्यू दे रखी है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर ऑफ द रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो देखो हमारे पास इसमें निकालना क्या, बैंड विड्थ से हमें वैल्यू निकालनी इसका हाफ पावर में। देखो पहले फिगर एक बार बना लेते हैं इसको हम लोग, एसी वाले अभी थोड़ी ही इन दिनों पहले ही हम लोगों ने इसको रिवीजन में लिया था, ये ऐसे करके, राइट। तो इसका ये तो पीक पावर है, ये इसका क्या है, पी नॉट इज द पीक पावर। हाफ पावर इसका कहाँ है, हाफ पावर इसका हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका हाफ पावर। तो ये तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गया हमारे ओमेगा नॉट, एंड दिस वन इज द बैंड विड्थ जो कि 2 डेल्टा ओमेगा कर लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू कितनी है फ्रीक्वेंसी में, अगर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो इस दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो ऑब्वियसली अगर ये निकल के आ जाएगा तो दोनों निकल के आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, कितना आ गया, तो ओमेगा नॉट निकालना पड़ेगा, ओमेगा नॉट पे प्लस ओमेगा, ये डेल्टा ओमेगा प्लस कर दो तो ये, और डेल्टा ओमेगा माइनस कर दो तो दोनों वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये है इसका हाफ पावर पी नॉट बाई 2, राइट। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, ये फॉर्मूला मैंने डिराइव कर रखा था, इसका R अपॉन L हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर दो, R की वैल्यू दे रखी है 40 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 8, दैट इज डेल्टा ओमेगा की वैल्यू कितना आ गया 4। तो ये है तुम्हारा डेल्टा ओमेगा और ये भी है तुम्हारा डेल्टा ओमेगा, गेटिंग इट। ओमेगा नॉट निकालो, फिर दोनों वैल्यूज आ जाएगा हमारे पास। ओमेगा नॉट क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो कितना था 1/√LC, तो 1/√L की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 80 इंटू 10 टू द पावर -6, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ओमेगा नॉट आ जाएगा हमारे पास। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू द 50 रेडियन पर सेकेंड, गेटिंग इट। तो इसे प्लस कर दो, तो ये प्लस करेंगे अगर इसकी वैल्यू है 50, तो ये आ जाएगा 54 और ये आ जाएगा हमारे पास 46 रेडियन पर सेकेंड, तो 46, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितना 50, आगे बढ़ोगे कितना बढ़ना है आगे, तो डेल्टा ओमेगा कितना आ गया हमारे पास, चूंकि ये 2 है तो ये डेल्टा ओमेगा 4 आ जाएगा, तो ये 4 आगे बढ़ेंगे तो 54, पीछे आएंगे तो 46, ये आंसर हो जाएगा इसका। ये हमारे पास लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन है ये। ठीक है, खैर आसान क्वेश्चन देखेंगे अगर हम लोग, तो ए बी सी, ये एंड गेट है, एंड मल्टीप्लाई करता है, एंड मल्टीप्लाई करने के बाद उसका निगेशन कर देता है। ठीक है, उसका अपोजिट वैल्यू लाता है, उसको निगेशन कहते हैं या बार लगा देते हैं हम। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 0, यहाँ देखो ये वाला वैल्यू देखो, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1, 0 0 और ये 1। तो ये 0 यहाँ पे आया, 0 यहाँ पे आया, डिटेल में हम लोग कर रखे हैं तो मैं इतना डिटेल में बात नहीं करूंगा मैं। तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, लेकिन 0 का निगेशन करोगे तो 1, तो यहाँ पहुंचा 0, यहाँ पहुंचा 1, दोनों को ऐड करोगे तो 1, तो ये 0 था, बी भी 0 था, सी की वैल्यू 1 था, डी की वैल्यू 0 आया, ई की वैल्यू 1 आया, आउटपुट में 1 आया, गेटिंग इट। इस तरीके से सारे वैल्यूज पुट करते जाओ। अभी देखो आगे बढ़, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू कितना है 1 है, तो डी कितना आ जाएगा, पुट करो यहाँ पे। अगर ए की वैल्यू 1 है और ये 0, तो 0 0 यहाँ पहुँचा, ये बी और सी 0, तो ये आ जाएगा हमारे डी की वैल्यू 0 पहुँचा, ये 1 पहुँचा, ये 1। तो ऐसे करते करते तुम देखोगे जितनी वैल्यू, जैसे जैसे ग्राफ गया हुआ है नीचे, फिर से ए की वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, है कि नहीं। आगे बढ़ते तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पहुँचे तो यहाँ कितना है हमारे पास, आगे बढ़े तो दिस इज द -1, ठीक है। सारे वैल्यूज 1 आएंगे, तो ऑब्वियसली देखेंगे तो आउटपुट में क्या है, वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। कितना वोल्टेज कांस्टेंट है, तो वोल्टेज इस पे दे रखा है, ये वोल्टेज कांस्टेंट, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आउटपुट हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। सो ये एक ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है इसके अंदर, इग्नोरिंग द पावर लॉस 0 है। ठीक है, तो हमारे पास पता है कि ट्रांसफॉर्मर जो हमारे पास होता है वो क्या होता है हमारे पास, दिस इज द primary coil of the transformer, secondary coil of the transformer, there is a load which is connected with the input voltage। ठीक है, input voltage this is the 220 volt, this is यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वोल्टेज कितना 11 वोल्ट, गेटिंग इट। ये आ गया आउटपुट, ये आ गया इनपुट, तो ऑब्वियसली पावर इनपुट इज इक्वल टू द पावर आउटपुट, बिकॉज दोनों का लॉसेस 0 है। पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या था,
voltage into current, so we can write over there this is the 220 into current I1 और this is its power given है, output power इसका given है is 44 given है, I1 निकाल लेंगे इसका हम लोग, this is equal to 44 divided by the 220 which is equal to 1 by 5, that is equal to 0.2 ampere is the answer. So option number second is correct. Two conducting circular loop of radii this one and this one, तो ड्रॉ करो सिचुएशन. पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है किसके प्रोपोर्शनल है, आसान है ये, निकल के आ जाएगा हमारे पास. दिस आर द हैविंग द रेडियस r1 इज ग्रेटर एंड दिस इज r2 एंड दिस इज r1. ठीक है, फ्लक्स निकालो पहले, मैग्नेटिक फील्ड निकालो इसको, तो लिखेंगे फील्ड से फिर फ्लक्स निकल के, फ्लक्स निकालो इसका, डायरेक्ट फ्लक्स ड्यू टू फील्ड of outer circular loop in the smaller loop या इनर लूप. ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया आ जाएगा. पहले वाले का एरिया, पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका एरिया. गेटिंग इट, पुट कर दो वैल्यू, तो ये आ जाएगा फ्लक्स 5 की वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, हमें पता है सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट कितना आ जाएगा ये, म्यू नॉट आई बाय 2r1 इंटू पाई r2 का स्क्वायर. गेटिंग इट, तो हमें इससे पता पड़ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर. सारी चीज़ों को अलग कर दो, हमें पता है ना म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर होता है. वी नो दैट द phi इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू द करंट. गेटिंग इट, तो m की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ देखेंगे तो m, हमारे करंट को बाहर निकालो तो m किसके बराबर है, m आ गया हमारे पास म्यू नॉट पाई r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r1. तो ऑब्वियसली m प्रोपोर्शनल टू r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1. सो दिस ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट. कौन सा फ्लक्स, कौन सा है ये, सॉरी फर्स्ट नहीं है, r2 का स्क्वायर बाय r1, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट, ये गलत है. ठीक है, ये सही है. ये फिगर देख के हमें पता पड़ रहा है कि हमें करंट डिवीजन मेथड का क्वेश्चन है. वी नीड टू कैलकुलेट सॉल्यूशन ऑफ दैट इज i3 डिवाइडेड बाय i1 की वैल्यू निकाली. तो देखो यहाँ दे रखा है ये i2 है, ये i1 है, सॉरी i2 है, ये i3 है. इन दिस वन i3 इज फ्लोइंग, इन दिस टू i2 इज फ्लोइंग, दोनों पैरेलल में. तो पहले हम लोग i3 निकाल लेते हैं. i3 का ये टोटल करंट i1 है, तो i3 का फॉर्मूला हमारे पास कितना हो जाएगा, r2 डिवाइडेड बाय r2 प्लस r3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ टोटल करंट दैट इज i1. गेटिंग, निकालो यहाँ से i3 डिवाइडेड बाय i1 इज इक्वल टू i2 बाय r2 प्लस r3, दैट इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम विच इज द r2. दिस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट वन. ठीक है, सो इन द क्वेश्चन इन द प्रोडक्ट f इज इक्वल टू q v क्रॉस b, यहाँ पे दे रखा है कि q की वैल्यू कितनी है, 1 है, v वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ये v वेक्टर की वैल्यू है. और फोर्स की वैल्यू दे रखी है 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप. ठीक है, और हमसे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, कितना है, कंपेयर कर लेंगे आगे चल के हम लोग. bi कैप प्लस bj कैप प्लस b नॉट k कैप, इन सब की वैल्यू, मतलब कि हमें b और b नॉट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, बाकी वैल्यूज पुट कर देंगे लोग. तो इसलिए हमें फॉर्मूला पता है कि अगर हम लोग इसको इस तरीके से, ठीक है, तो हमें बस b और b नॉट की वैल्यू निकालनी है. जो हमें पता है इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास, वी नो दैट इज f इज इक्वल टू q v क्रॉस b वेक्टर, जो दिया भी हुआ है. डिटर्मिनेंट मेथड से इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. f की वैल्यू गिवन है, तो हम लोग f अगर यहाँ से निकालेंगे, जिसको आगे कंपेयर कर लेंगे इसे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, q की वैल्यू 1 है, तो 1 i कैप, j कैप, k कैप. वेलोसिटी के कोफिशिएंट कौन कौन से, 2, 4, 6, और इसके कौन कौन से, b एंड b नॉट. राइट, अब जरा निकाल लो इसको और f से कंपेयर कर लेना, वो आंसर हो जाएगा इसका. तो हम लोग इसे कोफिशिएंट निकाल लेंगे, दैट इज f वेक्टर इज इक्वल टू, दिस इज i कैप, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 4b नॉट. ठीक है, आता ही होगा सभी को, 6b माइनस j कैप, ये आ जाएगा 2b नॉट माइनस 6b, ये आ जाएगा प्लस k कैप,
दिस इज 2b माइनस 4b। ठीक है, और हमें पता है कि फोर्स का कोफिशिएंट जो है वो कौन सा है, फोर्स के कोफिशिएंट एफ वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो ये गिवन है हमारे पास एफ वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 2k कैप। इसे हम कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे हम लोग, कंपेयर कर लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस 20, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 12, क्योंकि हमें पता है 4 ये वेक्टर किसके बराबर था हमारे पास, 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप। ठीक है, तो हमें पता पड़ गया यहाँ से, अगर हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे, दिस इज 12 इज इक्वल टू माइनस 2b, तो b इज इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस 6, कहीं पे भी पुट कर लो, तो ये वाले इक्वेशन में अगर पुट करता हूँ मैं, तो 2b नॉट माइनस 6 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 20, तो यहाँ से हमारे पास b नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी, b नॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास, दिस इज द माइनस 8। नाउ पुट इन द इक्वेशन, b की वैल्यू माइनस 6, b नॉट की वैल्यू माइनस 8, तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा, हमारे पास ये माइनस 6 माइनस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, come to the look at this question, 27 drop of the same size are charged at 220 volt। ओके, तो पहली बात कितना 27 ड्रॉप है, एक ड्रॉप जिसका रेडियस है, अगर r है इसका रेडियस स्मॉल r, तो ऐसा 27 ड्रॉप मिल करके क्या बना रहा है, एक बिगर ड्रॉप बना रहा है। ठीक है, तो इसकी खुद की वॉल्यूम के दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करके दोनों का रेडियस का कंपैरिजन मिल जाएगा। इसका वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 27 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4/3 पाई r क्यूब विच इज इक्वल टू r क्यूब विच इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3r, दिस इज इक्वल टू द 3r इज इक्वल टू कैपिटल R। ये दोनों का रिलेशन आ गया यहाँ से कि दोनों के बीच में रेडियस का रिलेशन क्या है। ठीक है, नाउ कह रहा है कि कितने पोटेंशियल चार्ज किया गया, तो इनिशियल कितना पोटेंशियल चार्ज किया गया है, V इनिशियल इज इक्वल टू के क्यू बाय R, जो किसके बराबर है, 220 वोल्ट के बराबर है। फाइनली क्या किया गया है इसमें, फाइनली दे कंबाइन टू फॉर्म ऑफ बिगर ड्रॉप, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा V फाइनल इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू, चार्ज भी बढ़ेगा कितना 27 हो जाएगा, चार्ज अलजेब्रिक सम होता है, तो ये कैपिटल R, तो ये आ जाएगा K इंटू 27 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई कितना है R, 3R के बराबर है। तो V फाइनल कितना हो जाएगा हमारे पास, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करके ये 9, और ये पूरा इनिशियल वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लीकेशन ऑफ VI। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, VF इज इक्वल टू 9 इंटू 220 विच इज इक्वल टू 1980 वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। सो एक क्वेश्चन कह रहा है बॉल ऑफ मास 0.15 kg ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट, यहाँ से ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, ये कितना हाइट है इसका, 10 मीटर के हाइट से इसको ड्रॉप किया गया, u इज इक्वल टू 0 है, टकराया, द मैग्नीट्यूड इज रिबाउंड टू द सेम हाइट, मतलब यहाँ से वापस सेम हाइट तक पहुंच गया है। ठीक है, तो इम्पल्स पूछ रहा है, हमें पता है कि इम्पल्स जो j होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है, तो यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ये नीचे की तरफ, तो ऐड हो जाएगा दोनों मोमेंटम। वी कैन राइट दिस इज द मास इनटू वेलोसिटी minus of minus mass into velocity which is equal to 2mv. Now put the values, if this is equal to 2 multiplication of what is the mass, 0.15 into velocity, this is equal to कितना है ये, we need to calculate the velocity first ना, velocity हमें निकालना पड़ेगा, तो velocity निकाल लो यहाँ से, ये u is equal to v निकल के आ जाएगा, v square is equal to u square plus 2gh, तो v square is equal to 0 plus 2 into 10 into 10, so v is equal to 2 root 10 ये वाले यहाँ पुट हो जाएगा 2 root 10, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये पॉइंट हट गया 00, ठीक है, ये आ जाएगा 50, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वन इज इक्वल टू 2 25 3 5 15 5 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, वी आर सॉल्विंग द फर्दर इट विल बी, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, दिस इज एक्चुअली 10 root 2, गेटिंग इट। सो ये यहाँ पे इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा हटाओ और यहाँ पुट करो कैलकुलेशन,
j is equal to 2 mv which is equal to 2 multiplication of 0.15 into 10 root 2 divided by 100, ये कैंसल, ये आ जाएगा हमारे पास 5, ये 3, so this is equal to the 3 root 2 kg meter per second. Getting it? तो कहाँ है ये 3 root 2, so we must have to the root 2 की वैल्यू पुट करो, ये आ जाएगा 4.2. ठीक है, कैसे? तो यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ देखो, this is written as j is equal to 3 multiplication of 1.414 and this is equal to the 4.2 kg meter per second, right? So look at the question number 46. The car starts from rest and accelerates at 5 meter per second square at t is equal to 4 seconds. A ball is dropped out of a window by the person sitting in the car. What is the velocity of the acceleration at this is equal to the 6 second, right? Situation draw कर लेते इसका हम लोग, सिचुएशन ड्रॉ करेंगे इसका हम लोग। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट 6 सेकेंड, टाइम स्टार्टिंग से कैलकुलेट करना, मतलब कि 2 सेकेंड बाद उसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ठीक है, ये देखो, ये कार यहाँ से चल रही है which is initially at rest, u is equal to 0, यहाँ से चलना शुरू किया, इसका एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कार यहाँ पहुंचा और यहाँ से बॉल को नीचे की तरफ फेंका गया है। ठीक है, तो इसके पास दो तरीके की वेलोसिटी होगा यहाँ पे, एक तो आ जाएगा vx वाली वेलोसिटी और एक आ जाएगा vy वाली वेलोसिटी बॉल की। ठीक है, तो नेट वेलोसिटी इसका ये आएगा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना निकल जाएगा ux प्लस 80, तो a की वैल्यू 5, t की वैल्यू 4 सेकेंड। याद रखना 4 सेकेंड के बाद बॉल को गिराया गया है, तो वहां तक की उसकी स्पीड कितनी थी, तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू द 20 मीटर पर सेकेंड। गेटिंग इट? एंड दिस इज सिमिलरली दिस वन, द बॉल इज इनिशियल y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है इसकी, तो 0 प्लस एक्सेलरेशन विच इज द 10 इंटू टाइम हो जाएगा इसका 2 सेकेंड। गेटिंग इट? 4 मत लिखना, इंटू 2 विच इज इक्वल टू द 20 मीटर पर सेकेंड। और फिर ये आ जाएगा हमारे पास कितना, नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। गेटिंग इट? और ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, दिख रहा है ना हमें इस तरीके से, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको मैं, ये कितना आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर which is equal to this would be the 20 root 2, and this is follow as it follow the projectile path, as it follow the projectile path, follow the projectile path, it has एक ही एक्सेलरेशन होगा जो वर्टिकली किसके बराबर, इट हैज एक्सेलरेशन g के बराबर जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा इसका। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, जिसकी वेलोसिटी ये है और एक्सेलरेशन ये है, कौन सा हो जाएगा? दिस वन, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो इन दिस क्वेश्चन पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ मान के यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कितने सेंटीमीटर पे, 60 सेंटीमीटर पे ये। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है, एफ एल की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। मैं यहीं लिख देता हूँ, एफ एल इज इक्वल टू द 30 सेंटीमीटर, राइट। साइन कन्वेंशन यूज कर लेंगे। द प्लेन मिरर इज पुट परपेंडिकुलर एट द डिस्टेंस ऑफ द 40 मीटर। ओके, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इमेज कहाँ बनेगा, तो पहले इमेज का फॉर्मूला निकाल लो, बाय लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला हम लोग क्या निकाल लेंगे, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। सो फोकल लेंथ प्लस में आ जाएगा, तो दिस इज 1 बाई प्लस 30 एंड दिस इज 1 बाई वी, ठीक है, माइनस ऑफ अ माइनस 60, दिस इज माइनस 60, ठीक है, साइन कन्वेंशन इधर है ऑब्जेक्ट, तो इससे v की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो द v इज इक्वल टू हमारे पास 60 सेंटीमीटर आएगा इसका। ठीक है, तो देखेंगे तो 60 सेंटीमीटर इसका कहाँ है, अगर हम लोग इसका ड्रॉ करेंगे इमेज, तो ये आया और ये कन्वर्ट होकर के यहाँ चला गया। ठीक है, इसको आगे प्रोड्यूस करो तो ये यहाँ बन गया, मतलब ये कितना है, ये 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली इतना दूर तो बनेगा नहीं क्योंकि मिरर है, तो मिरर क्या बनता है, इमेज वही बनाता है, जितना डिस्टेंस इमेज का होगा उतना ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का। तो इमेज कहाँ है, यहाँ पे है इमेज, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होकर के, तो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितना 20 सेंटीमीटर है। दिख रहा है क्या है, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, 1 2 की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, राइट। अब
ऑब्वियसली इमेज कहाँ बना रहा है, मिरर से कितना दूर है, 20 सेंटीमीटर पे बनाएगा। तो देख लो कहाँ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर इट वुड बी वर्चुअल, यस वर्चुअल इमेज, क्योंकि मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, तो मिरर के लिए कंसेप्ट से दिस आंसर विल बी द करेक्ट वन। गेटिंग इट? कम टू द नेक्स्ट वन। सो ये क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर सर्कुलर रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, एम एंड आर। ठीक है, सॉल्यूशन में इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। कह रहा है कि एक सेक्टर रिमूव कर दिया गया, यहां से लेकर के यहां तक रिमूव कर दिया गया, तो देखो क्या होगा इसका फिगर, इसका नाउ ये यहां से लेकर के यहां तक रिमूव कर दिया गया। लेट अस कंसीडर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो इसका कितना होगा, आई बाई 3। ठीक है, और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई प्लस आई बाई 3 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द के टाइम्स है ये। ठीक है, क्या कह रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग पासिंग थ्रू द सेंटर, वी हैव टू, दिस इज द के टाइम्स ऑफ द एम आर स्क्वायर। तो के की वैल्यू निकाले हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 4i/3 विच इज द एम आर स्क्वायर। सो i इज इक्वल टू 3/4 एम आर स्क्वायर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द के, ये है हमारे पास के टाइम्स एम आर स्क्वायर, तो 3/4 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ, सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका लेंथ है 12a, गेटिंग इट, हैव जिसका रेजिस्टेंस है r इज वाउंड ऑफ इन अ करंट कैरिंग इन द कॉइल। पहला केस में बता रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में बना दिया गया है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला कितना होता है, m इज इक्वल टू एन आई ए। ठीक है, n इज इक्वल टू एन आई ए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए कितना साइड हो गया इसका, साइड इज इक्वल टू 3a, और ये टोटल 12 बनाना है, तो कितना n की वैल्यू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 4, तभी तो जाकर के होगा 12, टोटल लेंथ कितना होगा, तभी ना होगा 12l। ठीक है, ये साइड इज इक्वल टू आ गया, पेरीमीटर जो कहते हैं वो आ गया, ये n की वैल्यू आ गया, और एरिया निकाल लो पहले इसका। सो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, गेटिंग इट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो दिस इज द हाइट, we need to calculate this one, this value is equal to, अगर निकाल लेंगे इसको तो this is a/2, this is equal to 3a by, getting it, इसको यहाँ निकाल लो पहले एक बार, नहीं तो डायरेक्ट a/2, this is a, so this is equal to a square minus a square by 4 under root, this is equal to 3a square by 4 under root, तो h की वैल्यू इसकी आ जाएगी हमारे पास a/2 रूट 3, गेटिंग इट, a/2 3, so put the value of the half into base into height, that is a/2 root 3, getting it, so now put the value, magnetic moment m is equal to, n की वैल्यू आ गई 4 इंटू करंट का वैल्यू I, एरिया आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर रूट 3/4, 4 से 4 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू रूट 3 I a स्क्वायर। ठीक है, तो एक का कौन सा जाएगा, ये आ जाएगा आंसर हमारे पास। ठीक है, ऑब्वियसली तो दूसरा वाला भी आंसर यही होगा इसका, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है स्क्वायर के लिए भी, स्क्वायर के लिए साइड आ जाएगा कितना, स्क्वायर के लिए साइड हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ये, दिस गेट्स कैंसल एंड दिस इज इक्वल टू, हमारे पास जो वैल्यू आया वो आ जाएगा हमारे पास रूट 3 I a स्क्वायर। के सेकेंड के लिए भी, स्क्वायर के लिए भी कर सकते हैं हम लोग, खैर मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं बता दे रहा हूँ, a। ठीक है, n की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि ये पूरा आ गया 4a, तभी तो 4a इंटू 3 इज इक्वल टू 12a होगा, तो n की वैल्यू आ गया 3, करंट की वैल्यू है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू एन आई ए, एरिया इसका पता है, n इज इक्वल टू 3 इंटू आई इंटू एरिया कितना हो जाएगा a स्क्वायर, एंड दैट इज द आंसर विच इज द m इज इक्वल टू 3i a स्क्वायर, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। कम टू, सो लुक एट द क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है kve at the surface, v is escape velocity, the maximum height above the surface reached by the particles। पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये है सरफेस, यहाँ से इस हाइट तक फेंका गया है,
ठीक है, सेंटर तक इसका ये पूरा आर है, ये पूरा एच है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, कितनी स्पीड से फेंका गया है, तो यू की स्पीड है यहाँ पर KVE, इतनी स्पीड से इसको फेंका गया है, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। द मैक्सिमम हाइट हमें निकालना, एच की वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो जब फेंका गया है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, सबसे ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और जहां पहुंच गया वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ mu² माइनस GMM बाई R²। हमें पता है दूर जाता है पोटेंशियल एनर्जी इसके माइनस में होगा। दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, एंड दिस इज द माइनस GMM बाई टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो कि है R प्लस एच। ठीक है, R प्लस एच सॉल्व कर लो, यहां से हमें क्या डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, h निकालना है, h निकल के आ जाएगा हमारे पास ये आंसर, सिंप्लीफाई करना में। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ mu कितना है k² VE का स्क्वायर माइनस GMM बाई R, दिस इज इक्वल टू माइनस GMM बाई R प्लस एच। स्मॉल m गेट्स कैंसल एवरीवेयर, तो ये हमारे पास बच जाएगा कितना बच जाएगा, ये इस वैल्यू को इस साइड लेके आ जाओ, गेटिंग इट। पहले से इसके वेलोसिटी की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी हमारे पास, तब जाकर के इस फॉर्म में आएगा। लिखना नाउ इस तरीके से, नाउ हाफ k², दिस इज 2GM डिवाइड बाय R माइनस GM बाय R इक्वल टू माइनस GM बाय R प्लस एच। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख लेना, किसके वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2GM बाय R, राइट। कितना हो जाएगा ये, √GM बाय R, ये होता है इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो यहां से GM एंड दिस GM गेट्स कैंसिल, तो बच गया हमारे पास k² बाय R माइनस 1 बाय R माइनस 1 बाय H प्लस R, गेटिंग इट। नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल कैलकुलेट द, तो ये आ जाएगा k² माइनस 1 बाय R विच इज इक्वल टू माइनस 1 बाय H प्लस R, एंड दिस इज H प्लस R, this is a k² minus 1 is equal to minus R, and we are multiplying this one, this is the k² H minus H, and this is plus k² R minus R which is equal to minus R, this gets cancelled, and further simplifying we will get that is the k² which is the k² H minus H, getting it, and this is equal to minus k² R. So take the H common, so this is the k² minus 1 which is equal to minus k² R, माइनस हटा दो तो ये आ जाएगा H 1 minus k² is equal to k² by R. So H is equal to k² R divided by 1 minus k². 1 minus k², that is the answer. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, k² R k² R, and this is 1 minus k². So this is the option number 3rd is the correct. Getting it? So this is the questions of NEET which we have solved. Getting? Thank you.